बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और आज का हमारा जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर की जो है वो पास्टुलेट हमने पढ़े हैं बोहर की थ्योरी के, ठीक है जी। तो इस साइड में मैंने टॉपिक और लिखा है। हम सबसे पहले जो है वो बोहर का एटॉमिक मॉडल या बोहर की थ्योरी पढ़ लेते हैं। उसके 3 पास्टुलेट हैं। बोहर्स थ्योरी, जैसा कि आप जानते हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो था वो बाद में अपडेट हुआ। किसने किया? बोहर ने, और उसने यूज़ किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को। डेट वाज प्रेडिक्टेड इन द 1900, ठीक है। और 1911 में जो आपके पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था उसको बाद में अपडेट किया गया बाय यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर की थ्योरी के मेन पास्टुलेट क्या है जी? आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। लेकिन बोहर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव तो करता है लेकिन न्यूक्लियस के इर्द कॉन्टिन्यूसली मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मूव नहीं करता, एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव या रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in an orbit having fixed energy, ठीक है जी। अब जिस शेल के अंदर या जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसकी एनर्जी क्या होगी? फिक्स होगी। वो एनर्जी चेंज नहीं होती। जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर, एक ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहता है, आपके पास उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स रहती है। और ये हमने जो है वो आगे एक्सप्रेशन भी काउंट करना है, उसका मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास पहला पास्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। यहाँ तक तो बात जो है वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक है कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन ये वाली बात इन एन ऑर्बिट हैविंग फिक्स्ड एनर्जी, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को यूज करते हुए बोहर ने इसके अंदर जो है वो ऐड की है। दूसरे नंबर पे ये है इलेक्ट्रॉन नाइदर emit nor absorbed energy until it revolves in the same orbit। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहेगा तब तक तो ना वो एनर्जी को इमिट करेगा ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। वो अपनी फिक्स्ड एनर्जी, कॉन्टिन्यूअस एनर्जी के साथ, जो आपके पास कांस्टेंट एनर्जी होगी, सॉरी, उसके साथ मूव करता रहेगा। ना ही एनर्जी का चेंज आएगा, ना ही एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब होगी, ना ही एमिट होगी। एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट कब होती है? एनर्जी विल ओनली, एनर्जी चेंज विल ओनली टेक्स प्लेस when an electron jumps from one orbit to another orbit, ठीक है जी। एनर्जी का चेंज हमारे पास कब आएगा? जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा। वो दोनों तरह से हो सकता है, वो हायर लेवल से लोअर में भी हो सकता है, लोअर से हायर लेवल में भी होता है। ये मैं डायग्राम से भी आपको समझाता हूँ। यानी जो आपके पास एनर्जी का चेंज आएगा डेट इज डेल्टा ई, तो ये किसके बराबर होगा? E2 माइनस E1, चेंज इन एनर्जी। E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है जो हमने पढ़ी है। यानी E इज इक्वल टू एच न्यू था, हम बात कर रहे हैं डेल्टा E चेंज इन एनर्जी की, डेट विल बी इक्वल टू एच न्यू। डेल्टा E इज इक्वल टू एच न्यू। और लास्ट में आपके पास फोर्थ पोस्टुलेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के अंदर मूव करता है दैट ऑर्बिट विल पोजेस स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम, ठीक है जी। इसका एक स्पेसिफिक एंगुलर मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपके पास सर्कल में मूव कर रहा है, और जो चीज सर्कल में मूव करती है उसके लिए हमारे पास फिर एंगुलर मोमेंटम आता है। दैट इज mvr इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। वाइल n क्या है जी? ये हमारे पास शेल नंबर है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जो है वो आपके पास जाएगा।
1, जब आप पहले शेल की बात करेंगे तो ये फैक्टर आपके पास NH/2 हो जाएगा, H/2। जब आप दूसरे शेल की बात करेंगे तो ये हो जाएगा H/π। तीसरे शेल की बात करेंगे तो 3/2 H/π। चौथे शेल की बात करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2H/π। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूसली जो है वो चलता रहेगा MVR। ठीक है जी, दोबारा सुन लें। आपके पास मैं यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम से हम जो है वो इस चीज को समझ लेंगे कि ये आपके पास एटम का न्यूक्लियस है और इर्द गिर्द क्या है जी उसके ऑर्बिट्स। 3 ऑर्बिट में आपको बना देता हूँ और दूसरे के अंदर मैं आपको इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा ताकि हम दोनों जो है वो कंडीशन देख लें। ये आपके पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, दूसरा और तीसरा शेल। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है सेकंड शेल के अंदर। इलेक्ट्रॉन जब तक ये सेकंड शेल के अंदर मूव करता रहेगा इसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ना ही ये एनर्जी को इमिट करेगा ना ही एब्जॉर्ब करेगा। अपने पाथ के अंदर ये इक्वल वेलोसिटी के साथ ये मूव करता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके अंदर से एनर्जी जैसे ही ये मूव करेगा फ्रॉम सेकंड शेल टू थर्ड शेल, यहाँ पे जब आएगा, अब आपने अगर एक ग्राउंड फ्लोर से अपर फ्लोर के अंदर, फर्स्ट फ्लोर के अंदर जाना है तो आपको अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन विल एब्जॉर्ब एनर्जी। तो इस कंडीशन में आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, पॉजिटिव की फॉर्म में आएगी। और अगर आपने हायर से लोअर लेवल में आना है यानी सेकंड से फर्स्ट शेल की तरफ आना है तो एनर्जी आपके पास रिलीज हो जाएगी। तो ये भी याद रखिएगा, एनर्जी रिलीज कब होती है? जब हायर से लोअर लेवल में आते हैं, और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है? जब आप जो है वो लोअर से हायर लेवल के अंदर जाते हैं। ठीक है, और जो ये ऑर्बिट है इनका अपना एंगुलर मोमेंटम होगा, डेट इज NH/4π। और जो चेंज इन एनर्जी होगी डेट इज डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो डेट इज ऑल अबाउट द बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोहर का एटॉमिक मॉडल, बोहर ने स्टडी किया था कौन से एटम को? हाइड्रोजन एटम को। बोहर स्टडीज द हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम को क्यों उसने स्टडी किया? क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है, इसमें आपके पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। हम चूंकि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही शेल होगा और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब उस इलेक्ट्रॉन को हम या तो 1 से इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं या इन्फिनिटी से वापस 1 की तरफ ले जाएं। दोनों कंडीशन हम कर सकते हैं, यानी हायर से लोअर की तरफ भी और लोअर से हायर की तरफ भी। तो बाय यूजिंग हाइड्रोजन एटम एंड बोहर एटॉमिक मॉडल वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम, कि कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो n ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो हमने उसका रेडियस फाइंड करना है। रेडियस क्या होगा जी? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस रेडियस है, इसको हम R1 बोलेंगे, पहले शेल का रेडियस। ये R2 है दूसरे शेल का रेडियस, दैट इज R3 तीसरे शेल का रेडियस। तो हमने जो है वो जनरल पहले R फाइंड करना है, उसके बाद हम R1 R2 R3 इनकी चीजों के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेन लेक्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट ऑफ एन एटम। ठीक है जी, तो उसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे, वही डायग्राम जो अभी हमने बनाई थी। एक एटम है, उसमें आपके पास सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपके पास शेल्स हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं अपनी फिक्स एनर्जी के साथ। ठीक है जी, तो हमारे पास न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के गिर्द आपके पास क्या है जी? ये शेल है और शेल के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v। अब ये आपके पास है जी, इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव है क्योंकि ये न्यूक्लियस है। और एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी इसके अंदर होते हैं, इसलिए इसको हम लिखेंगे ZE² और इसको हम जस्ट E नेगेटिव लिखेंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव ये चार्जेस नहीं है, नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि यहाँ आपके पास इलेक्ट्रॉन कौन है और प्रोटॉन कौन है। ये आपके पास प्रोटॉन के चार्जेस हैं E पॉजिटिव, और E नेगेटिव क्या है? इलेक्ट्रॉन के चार्जेस हैं। यहां से लेके यहां तक आपके पास डिस्टेंस क्या होगा? R, ये जनरल डिस्टेंस R है। ठीक है जी, अब आपने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू कोलम्स लॉ, फिजिक्स के अंदर आपने कोलम्स लॉ पढ़ा है, उसके मुताबिक
देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ये चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसको हम FC से लिख रहे हैं, कॉलम फोर्स। उसका फार्मूला होता है आपके पास, मैं जनरल फार्मूला पहले लिखता हूं, उसके बाद हम इसको लिखेंगे दूसरी फॉर्म में, Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है जी। अब Q1 है हमारे पास ZE पॉजिटिव, Q2 है E नेगेटिव, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर विल बी इक्वल टू ZE स्क्वायर। क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस नहीं है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिनोट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन है और प्रोटॉन कौन है। नीचे वाली आपके पास एज इट इज आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट आपके पास वैक्यूम की परमिटिविटी है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जी अगर कोई चीज सर्कल के अंदर मूव करती है, अब इसको सर्कल के अंदर कौन सी चीज मूव करवा रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके अगेंस्ट भी एक आपके पास फोर्स लगती है, डेट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये ऑपोजिट होती है किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स के, mv स्क्वायर ओवर r। तो हम इन दोनों फोर्सेस को जो है वो कंपेयर कर लेंगे। आपके पास ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और कॉलम की फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रॉन तभी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कंटिन्यूअसली एक शेल के अंदर फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा जब आपके पास कॉलम की फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर होंगी। तो हम यहाँ इनको बराबर रखते हैं जी, FC इज इक्वल टू FC। ये आपके पास जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और ये कॉलम की फोर्स है। तो हम इनको जो है वो इस साइड पे आप रख लें सेंट्रीफ्यूगल, और इस साइड में हमारे पास कॉलम की फोर्स। mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू 4 पाई ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब आप देखें जी हमारे पास जो है वो r कैंसिल हो जाएगा इस साइड से, तो एक्सप्रेशन क्या बचता है, mv स्क्वायर इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हम फाइंड कर रहे हैं r को, r इस साइड पे ले आए, mv स्क्वायर उस साइड पे चला जाएगा, ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। Z हमें पता है, एटॉमिक नंबर, जिस भी एटम की आप बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर आपको पता होगा, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ये भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। वेलोसिटी किस तरह से फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग द फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल का फोर्थ पोस्टुलेट क्या था कि एंगुलर मोमेंटम होता है हर किसी का, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल। यहां पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, हर किसी का आपके पास जो है वो एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, डेट इज mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। इसको इक्वेशन नंबर यहाँ पे आपने 1 दी थी, इक्वेशन नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है v स्क्वायर, तो v को इस साइड पे रखेंगे, nh ओवर 2 पाई mr स्क्वायर ले लें जी दोनों साइडों पे, v स्क्वायर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तमाम टर्म्स के हमने क्या जो है वो स्क्वायर ले लिया है, n का स्क्वायर हो जाएगा, h का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर m स्क्वायर एंड r स्क्वायर। पुट दिस वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर आपने जो है ये वैल्यू पुट कर देनी है। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, r इज इक्वल टू ZE स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m। v स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ये एज इट इज आ गया। v स्क्वायर की जगह आप ये वैल्यू पुट करें n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब जो थर्ड फ्रैक्शन होती है वो फर्स्ट में चली जाती है, ZE स्क्वायर थर्ड वाली फर्स्ट में चली जाएगी, 4 पाई स्क्वायर ये वाली m स्क्वायर r स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m
n स्क्वायर h स्क्वायर। अब आप देखें इसमें कौन सी चीज जो है वो कैंसल आउट होती है, उसको कैंसिल कर दें। 4 से 4 कैंसल, पाई से स्क्वायर कैंसल, m से स्क्वायर कैंसल, और बाकी चीजें देखें जी आपके पास पाई m बचता है और यहाँ r से स्क्वायर कैंसल। तो आपके पास यहाँ एक्सप्रेशन क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू किसके बराबर है जी, z e स्क्वायर पाई m r ओवर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर, इसको दूसरी साइड पे ले जाए, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू z e स्क्वायर पाई m r। हमें चाहिए r को एक साइड पे करें और इसको दूसरी साइड पे लें, r विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर z e स्क्वायर पाई m। ये फाइनल एक्सप्रेशन बन गया आपके पास फॉर द कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। इक्वेशन नंबर 3 के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। अब हमने चूंकि हाइड्रोजन एटम की बात की है, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एटम। इफ हाइड्रोजन एटम देन Z विल बी इक्वल टू 1, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये टर्म हमारे पास खत्म हो जाएगी। तो फिर एक्सप्रेशन क्या बचेगा, R विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर e स्क्वायर पाई m। अब इसमें से आप कांस्टेंट वैल्यू एक साइड पे कर लें और बाकी चीजें दूसरी साइड पे चली जाएंगी। एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ओवर e स्क्वायर पाई m, ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है, और n स्क्वायर आपके पास क्या है, वेरिएबल है। n मुख्तलिफ शैल हो सकते हैं, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। अब ये पूरी टर्म कांस्टेंट है। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कांस्टेंट, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पाई 3.14 है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.105, यानी R इज इक्वल टू कांस्टेंट n स्क्वायर। तो R विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जब इस तमाम वैल्यूज को आप सॉल्व आउट कर लेंगे, आपके पास R की वैल्यू क्या आएगी, R वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.053 नैनोमीटर n स्क्वायर। नैनोमीटर में भी हो सकती है, ये आपके पास एंगस्ट्रॉम के अंदर भी हो सकती है। 0.53 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर, दोनों के अंदर आप लिख सकते हैं, दोनों में ही आपके पास ये वैल्यूज जो है वो आ सकती हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि रेडियस हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑर्बिट का। अगर अब आपके पास पहला शेल है तो आप यहाँ 1 का स्केल लिखेंगे, वो अफेक्ट नहीं करेगा। पहले शेल का रेडियस आपके पास यही है 0.053 नैनोमीटर, ठीक है जी, 0.53 या एंगस्ट्रॉम, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। अगर आप दूसरा शेल आएगा तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपके पास वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब क्या है कि अगर आपके पास पहला शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब तरीन है तो दूसरा उससे स्क्वायर के हिसाब से दूर होगा, तीसरा उससे मजीद जो है वो दूर होता जाएगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस आपके पास जो है वो बढ़ता जाता है और इन्फिनिटी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बिल्कुल बाहर निकल जाता है। ठीक है जी, तो इस लेक्चर को देखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर वेरी वार्मली वेलकम टू आस्क। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।